मानवर काशीराम जी ने 1984 के पश्चात कठोर परिश्रम करके धन तंत्र को लोकतंत्र में बदल दिया। 1993 में मैं चुनाव लड़ा, मेरे डिपॉजिट के पैसे भी मेरे पिता के पास नहीं थे, बहन मायावती के पास भी नहीं थे, उनके पिता ने डिपॉजिट के पैसे नहीं दिए, वो मेरी समाज ने लगाए। एक तरफ दद्दू प्रसाद आज भी मानवर काशीराम जी की सीमित साधन की फिलॉसफी को कामयाब बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, दूसरी तरफ मानवर काशीराम जी की तथाकथित उत्तराधिकारी सीमित साधन की सोच को लात मार चुकी है और धन करोड़ों रुपए के बल पर अंबार लगा करके वो आगे बढ़ना चाहती है और धड़ाम हो गई है। काशीराम ने वोटों की बिकवाली बंद करा दी थी, तो हमें इकट्ठा वोट बेचना है, तो अब इकट्ठा किया गया वोट बेच रहे हैं। इकट्ठा किया गया वोट बेचने से हमारी दुर्गति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ईवीएम में गड़बड़ी करके सत्ता में नहीं आई है, बल्कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के इकट्ठा वोटों की बिकवाली का फायदा उठा करके वो सत्ता में आई है। 85% का मुद्दा बनाया और उसके लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में कहा है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, अब ये हमारे लोगों को समझ में नहीं आती है। तो मानवर काशीराम जी ने सीधी और सरल भाषा में कह दिया कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कि मंडल कमीशन रिपोर्ट जो 1980 से पार्लियामेंट में परिचित कराई जा चुकी है और पेश की जा चुकी है, रद्दी की टोकरी में रखी हुई है, तो उस पर बहस होनी चाहिए। तो बहुत सारे उस समय सांसद थे, उनसे कहा काशीराम जी ने, उन्होंने इस पर इनकार कर दिया कि हमारा टिकट कट जाएगा। तो शरद यादव ने इनकार कर दिया कि हमारा टिकट कट जाएगा। चंद्रजीत यादव ने मना कर दिया कि हम नहीं इस पे बहस कराते हैं सकते हैं, हमारा टिकट कट जाएगा। रामविलास पासवान तो इसके मुद्दा नहीं उठा सकता था, डर गया कि नहीं अगर हमने मंडल रिपोर्ट की बात को उठाया तो हमारा टिकट कट जाएगा। तो मानवर काशीराम जी ने मंडल कमीशन रिपोर्ट के मुद्दे को जन जन का मुद्दा बनाया और इसको 5 चरणों में चरणबद्ध आंदोलन चलाया। 14 अप्रैल 1990 से 31 मई 90 तक 48 दिन होते हैं। तो मंडल रिपोर्ट के समर्थन में तो जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बन चुके और बीपी सिंह ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम मंडल रिपोर्ट को तुरंत लागू कर देंगे। तो प्रधानमंत्री बन गए मज़े से और 15 दिन तो होश ही नहीं आया उनको। 2 अगस्त 90 को मानवर काशीराम जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ऐलान किया कि अगर 9 अगस्त 90 तक मंडल रिपोर्ट लागू नहीं हुई तो देवीलाल हमारे हाथ में है, ताऊ पूरा तोलेगा, लाल किले से बोलेगा। और काशीराम और देवीलाल की 9 अगस्त 90 को बोट क्लब पर रैली होगी और बीपी सिंह सरकार को हम गिरा देंगे। इससे भयभीत होकर के जनता दल के रणनीतिकारों ने 7 अगस्त 90 को मंडल रिपोर्ट को लागू करा दिया कि 1993, 94 की और 95 की सरकार ने सामाजिक बदलाव के लिए जितनी प्रखरता से काम किया, उसके पश्चात की 2003 की और 2007 से 12 की सरकार ने वो काम नहीं किया। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द फाइंडर, मैं हूं संतोष शाक्य। दोस्तों बात करने वाले हैं काशीराम जी के जीवन के बारे में और उनके कुछ तथ्य हम जानेंगे। और आज हमारे साथ हैं दद्दू प्रसाद जी, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में और इस समय राष्ट्रीय संयोजक हैं सामाजिक परिवर्तन मिशन के। ये संगठन जो काशीराम जी का मिशन था, जो मूवमेंट था, उसे पुनर्जीवित करने के लिए काम कर रहा है और मंत्री जी इसे रूट लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थात जो नीचे तक गांव के स्तर तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से काशीराम जी मूवमेंट चलाते थे, उन्हें बहुजन नायक या महानायक या पिछले 30 सालों का बहुत सबसे बड़ा नेता कहा जाता है देश का, तो किस तरह से उन्होंने काम किया, उन चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे और सर से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का जीवन था काशीराम जी का, किस तरह का उनका संघर्ष था। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है द फाइंडर पर। शुक्रिया, जय भीम।
सर पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि काशीराम जी ने इतना बड़ा मूवमेंट देश में खड़ा किया और इतना गहराई से काम किया, तो किस तरह से वो काम करते थे? सबसे पहले आप ये बताएं किस तरह से आपकी उनसे भेंट हुई? देखिए, मेरी पहली मुलाकात उनसे 13 अगस्त 1984 को दिल्ली के इंडिया गेट में हुई, जब मानवर काशीराम जी मंडल रिपोर्ट के समर्थन में तो जेल भरो आंदोलन चला रहे थे 1 अगस्त 84 से 14 अगस्त 1984। तो 13 अगस्त 1984 को बुंदेलखंड के लोगों की जिम्मेदारी थी कि दिल्ली की जेलों को भरना है, तो हमारी वहीं इंडिया गेट में पहली मुलाकात हुई और उनके स्वभाव में था बच्चों को उत्साहित करना जी। और उस समय मेरी उम्र वही 16 साल की थी जी। तो मैं बड़ा उत्साहित हुआ। दूसरे दिन उनसे हम दिल्ली के करोल बाग कार्यालय में वो मुलाकात किए, तो हम लोगों को मानवर काशीराम जी से तो बड़ा जो संदेश मिला कि जो को सफ़रर है जी। उसके बीच में भाईचारा, एकता आसानी से बनेगा और वो प्राकृतिक भी है जी। उसको फॉलो किया जाना चाहिए। और लोकतंत्र हमारे लिए वरदान है। जी। किनके लिए? जिनकी आबादी ज़्यादा है। परंतु वहीं दूसरी तरफ जिनकी आबादी कम है, नगण्य है, जो अल्पजन हैं, जिनकी आबादी 3 और 4% है ऑल इंडिया में, लोकतंत्र उनके लिए जहर है, अभिशाप है। क्योंकि 3-4% आबादी के ऊपर वो अपने डेलीगेट भी जिता के नहीं भेज सकते हैं। सीएम और पीएम तो बड़ी बात है। तो इसलिए जब बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष से भारत में लोकतंत्र प्रारंभ हुआ और 1935 के सेकेंड इंडिया एक्ट में उसको विधिमान्य तरीके से स्वीकार कर लिया गया। याद रखें, उस समय ब्रिटिश रूल था, तो ब्रिटिश रूल में ही लोकतंत्र को स्वीकार कर लिया गया। और 1936 में प्रांतीय सरकारों के लिए प्रथम आम चुनाव हो गए और बाबा साहब अम्बेडकर ने उस पर भाग लिया। 15 लोग बम्बई असेंबली के लिए खड़े किए, 13 आदमी जीत गए। तो अल्पजनों के लिए जो शोषक है उसके अंदर घबराहट पैदा करने के लिए 13 लोगों की जीत काफ़ी थी और उन्होंने लोकतंत्र को धनतंत्र में बदल दिया। उन्होंने तय किया कि चुनाव अगर वोटों से होगा तो वो लोग जीत जाएंगे जिनके पास वोट ज़्यादा हैं। जिनकी वोट कम है, संख्या कम है, वो लोग हार जाएंगे। लिहाजा उन्होंने ये तय किया कि चुनाव अगर नोटों से करा दिया जाए तो वो लोग जीत जाएंगे जिनके पास नोट ज़्यादा हैं। तो लिहाजा जिनकी आबादी ज़्यादा है और वो निर्धन है तो वो परास्त हो जाएंगे नोटों से अगर चुनाव हो। इसके लिए ज़रूरी है, एक मैकेनिज़्म है, प्रबंधन है कि वोटर को वोट बेचने की आदत लगा दी जाए। और लिहाजा उन्होंने प्रबंध किया और लोकतंत्र को ध्वस्त कर दिया। वोटर वोट बेचने लगा। वो बिखरा हुआ ऑलरेडी था, पहले से जातियों में विभाजित किया गया था। ये मनु का प्रबंधन है कि जो शोषित वर्ग है वो केवल शोषित नहीं है बल्कि वो विभाजित है, खंड खंड विभाजित है। अगर केवल शोषित होता तो अब तक बगावत हो चुकी होती, पर वो खंड खंड में विभाजित है। तो ये मनु का प्रबंधन है। तो उन्होंने लोकतंत्र को धन तंत्र में बदल दिया। मानवर काशीराम जी ने 1984 के पश्चात कठोर परिश्रम करके धन तंत्र को लोकतंत्र में बदल दिया और इसके लिए उन्होंने 2 बड़े काम किए। नंबर 1, बिखरी हुई शोषित पीड़ित जातियों को, तोड़े गए लोगों को जोड़कर बहुजन समाज बना दिया। जिन जिन इलाकों में को सफरर लोगों के बीच में, सह दुख भागीदार लोगों के बीच में भाईचारा ज़्यादा प्रगाढ़ बन गया, वहाँ राजनीतिक परिणाम ज़्यादा जल्दी आ गए, ज़्यादा मजबूत आ गए।
पर जिन इलाकों में मानवर कांशीराम जी की फिलॉसफी को नहीं समझ सके, उनके दर्शन को लोग नहीं समझ सके, तो धरती में नहीं उतारा, तो उन इलाकों में परिणाम राजनीतिक फल प्राप्त करने के नहीं आ पाए, अर्थात वहाँ विधायक और सांसद नहीं जीत पाए। पर हम लोगों ने बुंदेलखंड में इसको बहुत शिद्दत से धरती में उतारा और सह दुख भागीदार, जो दुखिया दुखिया भाई भाई की अवधारणा है, तो हमें सबसे बड़ा लाभ मिला कि जो शेड्यूल कास्ट के साथ जो परिवर्तन चाहता है, बदलाव चाहता है, न केवल राजसत्ता में बदलाव बल्कि इस देश की समाज व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव चाहता है, तो वर्टिकल सोशल ऑर्डर, ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई व्यवस्था को बदलकर समता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था बनाना चाहता है। तो उसके साथ हमारे जो अति पिछड़ी जातियां हैं वो हमारे साथ साझीदार हो गई, उनको राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ चढ़ करके मिली, तो वो मजबूती के साथ इकट्ठा हो। मानवर कांशीराम जी ने दूसरा प्रबंध किया कि जो वोट की बिकवाली हो रही थी उसको बदल कर ना बिकने वाला समाज बनाया, ना बिकने वाला वोटर तैयार किया। तो ना बिकने वाला वोटर बन गया और बहुजन समाज बन गया, तो लोकतंत्र कामयाब हो गया। एक चीज़ की तरफ मैं जो और मानवर याद दिलाना चाहूँगा कि धनवानों के धन का सहारा लेकर, धन के बल पर और धनवानों को परास्त करके जो भी सत्ता बनेगी, चाहे प्रधान की हो सत्ता या प्रधानमंत्री की हो, वह धनवानों के ही काम आएगी, निर्धनों के काम नहीं आएगी। मानवर कांशीराम जी ने महसूस किया कि मेरा मकसद तो निर्धन का कल्याण करना है, और भारत में 1935 के बाद जो राजनीतिक परिपाटी बनी है वो तो धनवानों के धन का सहारा लेकर और धन के बल पर और धनवानों को परास्त करके धनवानों की सरकार बनाने की है, तो इसमें तो निर्धन का कोई कल्याण नहीं होगा। तो वो इस रास्ते पर प्रचलित जो राजनीतिक फंडे थे, फार्मूले थे, जिनको मेरे आज कोरे और बौद्धिक दिवालिये जो दलित वर्ग के लोग हैं, बौद्धिक दिवालिया जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो उपयोग कर रहे हैं, क्या उपयोग कर रहे हैं? ब्राह्मणवादी ताकतों के द्वारा सुझाए गए राजनीतिक फंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अपने फंडे नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं, वो ब्राह्मणवादी ताकतों ने जो राजनीतिक प्रचलन बना रखा है वो उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। मानवर कांशीराम जी ने वो छोड़ दिया, वो उस रास्ते पर ही नहीं गए। उन्होंने नया रास्ता बनाया कि निर्धनों के छोटे छोटे साधन का सहारा लेकर और धनवानों को जंगे मैदान में परास्त करके जो भी सत्ता बनेगी वो अनिवार्य रूप से निर्धनों के काम आएगी, वह धनवानों के काम नहीं आएगी। तो इसलिए उन्होंने सुझाया कि निर्धनों के सीमित साधन, छोटे छोटे साधन, अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी बिगड़ी बात बनाना। तो हम जैसे तमाम मूर्खों ने, पागलों ने उनसे कहा कि क्या बकवास कर रहे हैं आप, निर्धन के पास साधन ही कहाँ है? तो उन्होंने सुझाया कि निर्धन के पास साधन नहीं है पर दो पैर तो हैं। तो हमने कहा दो पैर से क्या होगा? तो वो चल दिए, पैदल पदयात्रा हो सकती है। फिर दो पहिए का साधन, बिना डीजल और बिना पेट्रोल के चलने वाला, हर घर में निर्धन के घर पहुंच चुका है, साइकिल नाम है उसका। तो 4200 किलोमीटर साइकिल पर 40 दिन में भारत नाप डाला। नौजवानों के सामने एक मिसाल पेश किया, उत्साह, एक रास्ता पेश किया कि आप साइकिल से अपनी गरीब की झोपड़ी तक जा सकते हैं। दो पैर हैं, दो पहिए का साधन है। नंबर 2, उन्होंने कहा कि आपके पास साधन नहीं है बड़ा, जीभ तो है, उससे उत्पन्न होने वाली वाणी है, जुबान है। अगर इसमें मिठास और मधुरता और इसमें टैलेंट पैदा कर लिया जाए तो ये गीत बन जाता है, ये मोटिवेटर स्पीच बन जाती है, ये बहुत प्रभावशाली, इससे क्रांति घटित हो जाती है। दुनिया में जितनी क्रांतियां हुई हैं ये वाणी से ही हुई हैं। हमारी जैसे आंखें खुल गईं और वो अस्त्र मिल गया हमें। फिर उन्होंने कहा कि आपके पास साधन नहीं है,
बड़े बड़े साधन नहीं हैं, तो आपके पास हाथ तो हैं। का हाथ से क्या होगा? तो उन्होंने हाथ से दीवार में लिख दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। हाथ से डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, लिख दिया, ये देश भारत देश हमारा है, बहुजन ने ललकारा है, भारत देश हमारा है। वॉल राइटिंग हो सकती है, वॉल पेंटिंग हो सकती है, पोस्टर क्यों लगाना है? पूरी दीवार को पोस्टर बना देना है। फिर उन्होंने कहा वोट के साथ नोट मांगो अभियान। बोले ये है आपके पास? तो हम जैसे पागलों ने कहा कि नहीं साहब, नोट ही तो नहीं है हमारे पास। तो उन्होंने कहा कि निष्ठुर थे वो उद्देश्य, बड़े मकसद के लिए निष्ठुर थे। उन्होंने कहा कि आपके पास रोटी खाते हो? कहाँ रोटी खाते हैं, नहीं मर जाएंगे। बोले आधी रोटी से पेट भरो, आधी रोटी मुझे दे दो, तुम्हारे स्वाभिमान के आंदोलन पे लगा दूंगा, तुम्हें इस देश का इज्जतदार इंसान बना दूंगा। तो ये तौर तरीके जो मानवर काशीराम जी ने अख्तियार किए, उससे उन्होंने निर्धनों के छोटे छोटे साधन का सहारा लेकर धनवानों को जंगे मैदान में परास्त करके उत्तर प्रदेश में हुकूमत बनाई। दूसरे और प्रांतों में भी हुकूमत की झलक पैदा किया। ठीक है, वो हुकूमत नहीं बना सके मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, पर हुकूमत की झलक वो पैदा कर सके दिल्ली में। और निश्चित रूप से अगर मानवर कांशीराम जी की फिलॉसफी को शिद्दत से आज भी लागू कर दिया जाए तो हमारे पास जो बल है, नंबर एक बल है जो कांशीराम जी ने इंगित किया कि परिश्रम का बल हमारे पास है। मेरे दुश्मन के पास नहीं है, वो इसमें कोरा है। दूसरा बल हमारे पास चरित्र बल है, और ये कहीं से उधार नहीं लाना है, कहीं इसकी दुकान नहीं है, नैतिक बल है मेरे पास, इसको संरक्षित करना है। तीसरा बल जनबल है हमारे पास, ये मेरे दुश्मन के पास बहुत कम है, वो 10% है जनबल उनके पास। और जब हम ज़्यादा इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं तो 15% में से 8% हिस्सा हमारी तरफ आ जाता है। नारी भी शोषित है, पीड़ित है, और ब्राह्मणवादी ताकतों के घरों में बैठी हुई नारी अपमानित है, वो हमारी तरफ आ जाती है। तो ये खेल बहुत महंगा पड़ेगा उनको। तो जनबल हमारे पास और लोकतंत्र के कारण मत बल है हमारे पास, बैलेट पावर है हमारे पास। और 1848 से शिक्षा की शुरुआत हुई है भारत में, तो बौद्धिक बल हम अर्जित कर सकते हैं। और ये जब बल 5 बल हमारे पास हैं तो एक नया बल पैदा होता है जो बहुत ही जानदार है, शानदार है, और हमारी पूरी पर्सनालिटी को डायनेमिक बना देता है, चमकदार बना देता है। वो बल है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मबल। और आत्मबल के बल पर हम इस देश में विजेता जमात बन सकते हैं, शासनकर्ता जमात बन सकते हैं। मानवर काशीराम जी का यही रास्ता था। इसी रास्ते को जो इसमें शोषक वर्ग है और शोषक वर्ग के छोड़े गए जो दल्ले हैं, दलाल हैं, उन्होंने हमारे नौजवानों को बड़े बड़े साधनों का गुलाम बना दिया है। तो मेरे वर्ग का नौजवान ब्राह्मणवादी ताकतों के चमचा और चमचियों के बहकाए में आकर के वो हेलीकॉप्टर मांग रहा है, कार मांग रहा है, और वो हवाई जहाज मांग रहा है, और भारी धन होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। हम तो बिना धन के चुनाव लड़े, और बिना डिपॉजिट के भी पैसे हमारे पास नहीं थे। मैं मजदूर का बेटा हूँ। और जब मानवर काशीराम जी ने अपनी फिलॉसफी मेरे बाप तक पहुँचाई, मेरे पिता तक पहुँचाई, तो मेरा पिता जो अपने बेटे को और मुझको इंजीनियरिंग पास करा चुका था, तो जुलाई 1987 की रात में दान कर दिया सामाजिक बदलाव के लिए हमें, और कहा कि नहीं, ये काम बड़ा है, इस काम को किया जाना चाहिए। मैं पूर्णकालिक प्रचारक बन गया। तो ऐसा नहीं है कि ये काम हो नहीं सकता, ये काम किया है हम लोगों ने। रास्ता भटकाया गया है और सूत्र गलत सुझा दिए गए हैं। सूत्र सुझा दिया गया कि कांशीराम ने
वोटों की बिकवाली बंद करा दी थी, तो हमें इकट्ठा वोट बेचना है। तो अब इकट्ठा किया गया वोट बेच रहे हैं। इकट्ठा किया गया वोट बेचने से हमारी दुर्गति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ईवीएम में गड़बड़ी करके सत्ता में नहीं आई है, बल्कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के इकट्ठा वोटों की बिकवाली का फायदा उठा करके वो सत्ता में आई है। तो आपने जो बहुजन मूवमेंट खड़ा किया कांसीराम जी के साथ मिलकर, आप लोगों ने इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा किया, उसमें कुछ समस्याएं भी आई होंगी, तो कौन सी वो समस्याएं थी जिनका सामना आप लोगों को करना पड़ा? देखिए, मेरा दुश्मन इतना कमजोर है, डरपोक है, पिद्दी है कि वो सामने आके कभी हमारा विरोध नहीं करता है। वो हमारे बीच से ही हमारा विरोध करता है। जैसे मानवर कांशीराम जी को रास्ते से हटाने का मामला है, उनकी मौत का मामला है, तो दुश्मन सामने नहीं आया। उसने हमारे बीच से ही ऐसे षड्यंत्र विकसित किए कि मानवर कांशीराम जी को असमय ही, और बहुत संभव है कि वो स्वाभाविक मृत्यु नहीं है, उनकी हत्या की गई है। तो उनके, और हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, साइकिल यात्रा पे जाते हैं, मोटरसाइकिल यात्रा पे गए हैं, पैदल यात्रा, गांव में जाते हैं, आपका मिशन इतना इंसानियत से परिपूर्ण है, मानवता से ओतप्रोत है कि अगर आपने उसको अनुशासित ढंग से, मानवतापूर्ण तरीके से, प्रेमपूर्ण तरीके से रखा है, तो निश्चित रूप से कोई दुनिया की ताकत आपका मुकाबला करने नहीं आती है। वो दुश्मन भाग खड़ा होता है। हाँ, जब आप अनुशासन तोड़ते हैं, प्रेम तोड़ देते हैं, प्रेम को छोड़ देते हैं, घृणा को स्वीकार करते हैं, आप किसी के खिलाफ गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका दुश्मन चौड़ा हो जाता है। आप जब अपनी बात को इंसानियत और मानवता के साथ रखते हैं, बुद्ध के शब्दों में रखते हैं, तो आपका दुश्मन कमज़ोर हो जाता है, डरपोक हो जाता है, सामना नहीं कर सकता है। तो इसलिए इस रास्ते पर सबसे बड़ा जो कठिन है वो परिश्रम करना पड़ेगा। दुश्मन से हमें रुकावट नहीं है, हमें अपने निकम्मेपन से रुकावट है, हमें अपने आलस्य से रुकावट है, हमें अपनी कामचोरी से बाधा है। वो अड़चन है बड़ी। कामचोरी छोड़ो, आलस छोड़ो, भारत के शासक बनो। तो सर, एक और सवाल है कि कांसीराम जी जो हैं, अभी भारत की जो आधुनिक राजनीति है उसमें आप उनका क्या योगदान देखते हैं? पिछले 30-40 साल की राजनीति है, क्या क्या योगदान है उनका, क्या क्या उन्होंने देश के लिए या जो बहुजन समाज है उसके लिए किया है? मैंने पहले कहा कि उन्होंने लोकतंत्र को पुनर्जीवित किया, कामयाब बनाया, जिसको 1936 के बाद दफना दिया गया था, मार डाला गया था। तो मानवर कांशीराम जी ने लोकतंत्र को कामयाब बनाया। नंबर 2, लोकतंत्र को कामयाब बनाने के लिए एक उन्होंने तरकीब का इस्तेमाल किया कि जो रिजर्वेशन है वो माइनॉरिटी बेस था। आरक्षण की जो अवधारणा है केवल 22.5% आबादी के लिए थी, तो उसको मानवर कांशीराम जी ने विस्तारित किया, एक्सटेंड किया उसको, और उसको 85% का मुद्दा बनाया। और उसके लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में कहा है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, अब ये हमारे लोगों को समझ में नहीं आती है। तो मानवर कांशीराम जी ने सीधी और सरल भाषा में कह दिया कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और 22.5% को ही आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, बल्कि मंडल कमीशन रिपोर्ट जो 1980 से पार्लियामेंट में परिचित कराई जा चुकी है और पेश की जा चुकी है, रद्दी की टोकरी में रखी हुई है, तो उस पर बहस होनी चाहिए। तो बहुत सारे उस समय सांसद थे, उनसे कहा कांशीराम जी ने, उन्होंने इस पर इनकार कर दिया कि हमारा टिकट कट जाएगा। तो शरद यादव ने इनकार कर दिया कि हमारा टिकट कट जाएगा। चंद्रजीत यादव ने मना कर दिया कि हम नहीं इस पे बहस कराते हैं सकते हैं, हमारा टिकट कट जाएगा। रामविलास पासवान तो इसके मुद्दा नहीं उठा सकता था, डर गया कि नहीं, अगर हमने मंडल रिपोर्ट की बात को उठाया तो हमारा टिकट कट जाएगा। तो मानवर कांशीराम जी ने मंडल कमीशन रिपोर्ट के मुद्दे को जन जन का मुद्दा बनाया और इसको 5 चरणों में चरणबद्ध आंदोलन चलाया। 1984 में उन्होंने
जेल भरो आंदोलन, दिल्ली के बोट क्लब पर धरना दिया जुलाई 1984 में, और अगस्त 84 में जेल भरो आंदोलन चलाया। फिर उसके बाद सितंबर 1984 अक्टूबर 84 में करीब उत्तर भारत के 10 बड़े शहरों में मंडल रिपोर्ट के समर्थन में, तो पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना होगा, मंडल रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। जब ये आंदोलन चलता था तो उसमें जो ऑडियंस होती थी तो लगभग 90% ऑडियंस शेड्यूल कास्ट की होती थी, क्योंकि मानवर कांशीराम जी की बात को वही लोग फॉलो करते थे। तो पिछड़े वर्ग के लोग भी 10% जुड़ने लगे। फिर वो मानवर कांशीराम जी ने 1985 से आरक्षण समर्थक सिंपोजियम, 500 सिंपोजियम, 5 बड़े सेमिनार मंडल रिपोर्ट के समर्थन में। कोई दूसरा नेता इतना क्रमबद्ध, सुनियोजित, सुव्यवस्थित मंडल रिपोर्ट को मुद्दा बनाने के लिए काम नहीं किया। फिर जब वो 500 जिलों में ये कंप्लीट हो चुका तो हर मंडल कमिश्नरी मुख्यालय में आरक्षण समर्थक साइकिल रैलियां, जनसभाओं का आयोजन किया गया 14 अप्रैल 1986 से। और जब हर लगभग उत्तर भारत में 200 जगहों पर इस तरीके की रैलियां आयोजित हुई, तो फिर 13 सितंबर 1986 से जालौन उरई से उद्घाटन किया उसका, कि राजीव गांधी ने बीच में कहा, प्रधानमंत्री थे उस समय वो, कि मंडल रिपोर्ट्स को जनमत तैयार नहीं है भारत का। ये बहुत खतरनाक बात थी, देश को गुमराह कर रहा था भारत का प्रधानमंत्री। तो मानवर कांशीराम जी ने कहा कि मैं तुम्हें जनमत दिखाता हूँ। तो उन्होंने कहा 52,000 आदमी होने चाहिए हमारी मंडल रिपोर्ट की जब आवाज़ उठाई जाए, और 52,000 रुपया भी इकट्ठा होना चाहिए उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। तो 52,000 की रैली और 52,000 की थैली, और हर कमिश्नरी मुख्यालय में इस तरीके के मंडल रिपोर्ट के समर्थन में। तो पिछड़े वर्गों का हाजिरी 10% से बढ़ कर के करीब 20%, 25% तक आई आरक्षण समर्थक क्षेत्रीय सम्मेलनों में। और शेड्यूल कास्ट की जो भागीदारी है वो 90% की जगह पर 75% रह गई। मुस्लिम की भागीदारी ऑडियंस में, जनमत बनाने में बढ़ी। इसमें आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों की भी संख्या बढ़ी। फिर उसके बाद ये तीसरे चरण में मानवर कांशीराम जी ने तो 14 अप्रैल 1986 से 14 अप्रैल 1990 से 31 मई 90 तक 48 दिन होते हैं। तो मंडल रिपोर्ट के समर्थन में, तो जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बन चुके और बीपी सिंह ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम मंडल रिपोर्ट को तुरंत लागू कर देंगे। तो प्रधानमंत्री बन गए मज़े से, और 15 दिन तो होश ही नहीं आया, उनको नाम ही नहीं लिया। तो मानवर कांशीराम जी ने बात को पकड़ लिया, और 26 दिसंबर 1989 से और 30 दिसंबर 89 दिल्ली के बोट क्लब पे 5 दिन उन्होंने, कि पार्लियामेंट के अंदर उनके सांसदों ने मंडल रिपोर्ट की बहस किया, और पार्लियामेंट के बाहर कांशीराम जी धरने पर बैठे 25,000 लोगों के साथ, कि बीपी सिंह चुनावी वादे पूरे करो वरना कुर्सी खाली करो। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च 1990 में उन्होंने मंडल रिपोर्ट को जन मुद्दा बनाया। फिर जनसभाओं पे निकल गए, और जनसभाएं कंप्लीट हुई। तो 14 अप्रैल 90 से 31 मई 90 को तो निर्णायक धरना प्रदर्शन था। तो मुझे ध्यान है 26 मई 1990 को तो एक पिछड़ा वर्ग सम्मेलन था फिक्की ऑडिटोरियम के पास में ही। तो वहाँ पर बीपी सिंह को चीफ गेस्ट के रूप में आना था, पर बीपी सिंह नहीं आए। तो अपने संचार मंत्री रामविलास पासवान को भेजा लिखित लेटर दे करके कि मैं मंडल रिपोर्ट को एग्जामिन करा रहा हूँ। तो मानवर कांशीराम जी ने ललकारते हुए कहा कि ये उल्लू बनाने वाली धूर्तता की बातें हैं। अरे एग्जामिन तो आपको तब कर लेना चाहिए था जब आपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में लिखा था ये, और लिखा है कि तुरंत लागू कर देंगे। धोखा दे रहे हैं हमें, आंखों में धूल झोंक रहे हैं, हमारा वोट ले लिया।
तब भी बीपी सिंह ने मंडल रिपोर्ट लागू नहीं किया। तो 2 अगस्त 1990 को मानवर कांशीराम जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ऐलान किया कि अगर 9 अगस्त 90 तक मंडल रिपोर्ट लागू नहीं हुई तो देवीलाल हमारे हाथ में है, ताऊ पूरा तोलेगा, लाल किले से बोलेगा। और कांशीराम और देवीलाल की 9 अगस्त 90 को बोट क्लब पर रैली होगी और बीपी सिंह सरकार को हम गिरा देंगे। इससे भयभीत होकर के जनता दल के रणनीतिकारों ने 7 अगस्त 90 को मंडल रिपोर्ट को लागू करा दिया। पर ये इनकी काडर की तैयारी नहीं थी, अपने संगठन में तैयारी नहीं थी। तो जनता दल की सरकार ने मंडल रिपोर्ट को लागू किया। युवा जनता दल ने नारा लगाया कि आरक्षण होगा वर्गों पर तो खून बहेगा सड़कों पर, और वो आग लगा लिए, जलने लगे। वो जलने वाले लोग ही हैं वो। तो हमारी हिस्सेदारी, तो बीपी सिंह फिर दबाव में आ गए और उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम प्रांतीय सरकारों को बाध्य नहीं करेंगे। फिर वो अगले दिन आ गए, उन्होंने और कहा कि नहीं, हम शिक्षा में बाध्यकारी नहीं लागू करेंगे इसको। तो ये इस बात का सूचक है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी से आदरणीय बीपी सिंह जी सहमत नहीं थे। पर मानवर कांशीराम जी ने जो पब्लिक प्रेशर बिल्डअप किया इन 6 सालों के लंबे संघर्ष में, उससे भारत में मंडल रिपोर्ट लागू हो सकी और एक बड़ा जनमत तैयार किया। वो जनमत आज हमें पुनः तैयार करने की आवश्यकता है। तो मंडल रिपोर्ट को लागू कराने का अगर श्रेय किसी को जाता है, पिछड़े वर्गों को आरक्षण, तो उन्होंने खुद कहा कि पिछड़े वर्गों का आरक्षण का मामला तो 60 साल लेट चल रहा है। दलितों को 1932 में रिकॉग्नाइज्ड हो गए और उनको हिस्सेदारी मिल गई, पर पिछड़े वर्ग के लोग तो 1990 में आया, तो कंप्लीट 58 साल लेट चल रहे हैं। तो इसलिए पर पिछड़े वर्ग के पास लैंड पावर थोड़ी सी है जो दलित के पास बिल्कुल नहीं है, और ज़मीन की ताकत है और वेल्थ है, थोड़ी सी हिस्सा है उनके पास। पर उनको अगर वो दलितों के साथ एक मजबूत भाईचारा जो मानवर कांशीराम जी ने बनाया, और उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे 14 दिसंबर 1992 को। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 92 को तोड़ दी गई। बाबरी मस्जिद तोड़े जाने के 1 हफ्ते बाद ही उन्होंने ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में हम भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे और मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। एक बड़ा फैसला था ये, और उस बड़े फैसले इससे साबित होता है कि कांशीराम जी दलितों के महानायक नहीं थे। झूठी है बात। मानवर कांशीराम जी पिछड़े वर्गों के महानायक, बहुजनों के महानायक, और इस देश के लोकतंत्र उन्नायक मानवर कांशीराम जी हैं। उनको हमें इस रूप में लिया जाना चाहिए और हमें पुनः उनके जो तौर तरीके हैं, छोटे साधन को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना, उसको अमल में लाना है। सर, देश में जो आप कह रहे हैं कि 84 से ही एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा किया गया, फिर जो बहुजन समाज पार्टी बनी, फिर उसके विधायक और सांसद बनना कब शुरू हुए, उसके बारे में बताइए। फिर आप कब विधायक बने, वो यात्रा कैसी थी? देखिए, हम लोग बीएसपी बनी 14 अप्रैल 1984 को जी। पर बुंदेलखंड में हमने तिंदवारी और माधवगढ़ विधानसभा, तो 2 जगह, एक जगह DS4 के बैनर से माधवगढ़ में बिना बीएसपी बने हुए, तो हमने ओबीसी, अति पिछड़ी जातियाँ, जिनको कांग्रेस भाजपा ने कभी हिस्सेदारी नहीं दिया, पूछा ही नहीं, कभी नहीं कहा कि भाई प्रधान बनने लायक हो तुम, तो वो कुशवाहा समाज से शिवराम कुशवाहा जी को हम लोगों ने चुनाव लड़ाया। 18,000 वोट गेन किए पहले प्रयास में ही। हम लोगों ने तिंदवारी से जगरूप निषाद को समर्थन दिया। वो दिल के कच्चे थे और अम्बेडकराइट काडर नहीं थे, वो कांग्रेसी कल्चर में पले बढ़े थे, तो उन्हें डर लगा कि मैं DS4 के झंडे से लड़ूंगा, तो उनका नहीं, मैं DS4 से नहीं लड़ूंगा।
तो हमने कहा ठीक है, आप कहीं से भी ले, निर्दलीय लड़ो। तो मछली चिन्ह उनको मिला और हम लोगों ने समर्थन किया, उनको भी 32,000 वोट मिले। तो एक बड़ी उपलब्धि तो बिना बीएसपी के बने हुए बुंदेलखंड में बनने लगी। तो ये चीज़ है कि दुखिया दुखिया भाई भाई, सुखिया दुखिया की एकता नहीं हो सकती है, ये भयंकर भूल है। और ये चालबाज और चालाक लोग हैं जो दलितों में हैं, चालबाज, चालाक और महामूर्ख, तो वो चालाकी करते हैं, अवसरवादी हैं। तो कहते हैं नहीं सुखिया दुखिया भाई भाई। अरे सुखिया दुखिया भाई भाई कहाँ होगा भाई? सुखिया दुखिया को एक साथ मिला दो तो सुखिया पूरा हिस्सा खा जाएगा और दुखिया भूखा रह जाएगा। तो हम लोगों ने बुंदेलखंड में इसको 89 में ही 3 विधायक जिता के ले आए। मानवर कांशीराम जी की छोटे साधन को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की नीति के आधार पर झांसी ललितपुर के हमारे संगठनकर्ताओं ने मानवर कांशीराम जी की बात को नहीं माना, तो वो धनवान चुनाव लड़ाए, बड़ा धनवान लड़ाए, तो वो थोड़े थोड़े वोट हासिल किए। और जहां निर्धन चुनाव लड़े तो वो बड़े वोट हासिल किए। जैसे जालौन की लोकसभा सीट ही 1984 में 29,000 वोट हासिल किया लोकसभा के कैंडिडेट ने, आदरणीय बाबू रामाधीन ने। ये क्या कारण है? क्या उनमें खूबी थी कोई? नहीं नहीं, उनमें कोई खूबी नहीं थी। मानवर कांशीराम जी के दर्शन में खूबी है। वो दर्शन क्या है? वो दर्शन है कि कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं नजर आया। बहुजन समाज पार्टी गरीबों की बात करने वाली पार्टी है, गरीबों की पैरोकार है और गरीब ही कैंडिडेट है। तो लोगों को लगा नहीं यार राइट बात है, गरीबों की वकालत कर रहे हैं और गरीब कैंडिडेट है और बिच्छू संघ की तरीके से भीख मांग के चुनाव लड़ रहा है, वोट के साथ नोट मांग रहा, वोट भी मांग रहा, नोट भी मांग रहा और साइकिल से प्रचार कर रहे हैं। इनका कार्यकर्ता बड़ा से बड़ा नेता भी साइकिल से प्रचार कर रहा है। तो कथनी और करनी में साम्यता नजर आई तो 29,000 वोट पड़ गए। झांसी ललितपुर के एक बड़ा धनवान को उम्मीदवार बनाया, हालांकि वो हमारे संगठनकर्ता बहुत ही काडर के अच्छे आदमी थे, वो बहुत स्पीच, एकेडमिक स्पीच थी उनकी, पर वो चूक गए कथनी और करनी में साम्यता बनाए रखने में। तो उनकी कथनी कुछ और थी, निर्धनों की थी, गरीबों की थी। उम्मीदवार धनवान, जमींदार, और उसको सामंत कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो लिहाजा 4,000 वोट पा करके किनारे हो गए। तो पर जालौन ने, बांदा ने मानवर कांशीराम जी की इस दर्शन को सिरोधार करके स्वीकार किया। तो 1989 में ही जालौन से 3 विधायक जीतकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आ गए और मात्र 10,000 वोटों के अंतर से हमारा लोकसभा का उम्मीदवार चुनाव हार गया। झांसी की कमी के कारण, चूंकि झांसी जिले की एक सीट गरौठा वो जालौन लोकसभा सीट में आती है और झांसी वालों ने कांशीराम जी की सीमित साधन की फिलॉसफी को स्वीकार ही नहीं किया। तो जालौन से 25,000 वोटों की बढ़त हासिल की गई और 35,000 वोटों की 36,000 वोटों से लूजर थे गरौठा में। तो अगर वो लूजर ना होते, काश गरौठा में भी झांसी के लोगों ने कांशीराम जी की सीमित साधन की फिलॉसफी को स्वीकार किया होता तो हमारा उम्मीदवार जीत गया होता। 1989 में जालौन से सांसद जीत के दिल्ली के पार्लियामेंट में पहुंच जाता। बांदा वालों ने भी अगर जीत नहीं पाए तो सेकेंड पे आ गए। और से क्यों? सीमित साधन की, कथनी और करनी में साम्यता बनाई, कथनी अलग नहीं, करनी अलग नहीं। तो इसलिए मैं पूरे देश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि बुंदेलखंड बहुजन समाज पार्टी के लिए कोई फर्टाइल लैंड नहीं है ना, आप गलत भ्रम पाल रहे हैं। ये मानवर कांशीराम जी की तरकीब फर्टाइल है। मानवर कांशीराम जी ने जो तरकीब सिखाए हैं, सुखिया और दुखिया की एकता नहीं,
दुखिया दुखिया की एकता और छोटे साधनों से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो वो कामयाब है। उसके कारण हम जीते। और हमने मजदूरों के बच्चों को विधायक जिता के लिया। एक आदमी का नाम था उदय प्रकाश, एक आदमी का दूसरे का नाम था शिवचरण प्रजापति, एक तीसरे आदमी का नाम था श्री रामपाल, गडरिया बिरादरी से थे, एक सुराम कुशवाहा जो थे तो टीचर वो, परंतु वो घर से बहुत ही गरीब थे। क्योंकि जो तनख्वाह का पैसा आता था, पिछले 5 साल से वो लगातार 10 साल से काडर थे और लुटा देते थे समाज के पीछे, पर समाज ने उनके पीछे पैसा लगाया। गयाचरण दिनकर को, बसीरुद्दीन निर्धन आदमी को, नसीमुद्दीन भी निर्धन आदमी, मोटरसाइकिल से चुनाव लड़ाया गया। और 1993 में दद्दू प्रसाद बंधुआ मजदूर का बेटा भी चुनाव लड़ा। तो इस तरीके से हम लोग थोड़े थोड़े पैसे को जोड़ करके विधायक बने। और जब हम सत्ता में दखलंदाजी हुई तो गरीब के हित के लिए हमने कठोरता से काम किया। यही कारण है कि 1993, 94 की और 95 की सरकार ने सामाजिक बदलाव के लिए जितनी प्रखरता से काम किया, उसके पश्चात की 2003 की और 2007 से 12 की सरकार ने वो काम नहीं किया। क्योंकि 2007 से 12 की सरकार में आफ्टर कांशीराम तो धनवान आ चुके थे और धनवानों ने रास्ता रोक दिया। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 1993 में मैं चुनाव लड़ा जी। मेरे डिपॉजिट के पैसे भी मेरे पिता के पास नहीं थे, बहन मायावती के पास भी नहीं थे। उनके पिता ने डिपॉजिट के पैसे नहीं दिए, वो मेरी समाज ने लगाए। एक तरफ दद्दू प्रसाद आज भी मानवर कांशीराम जी की सीमित साधन की फिलॉसफी को कामयाब बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, दूसरी तरफ मानवर कांशीराम जी की तथाकथित उत्तराधिकारी सीमित साधन की सोच को लात मार चुकी है और धन करोड़ों रुपए के बल पर अंबार लगा करके वो आगे बढ़ना चाहती है और धड़ाम हो गई है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सामने प्रमाण है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मानवर कांशीराम जी हमारे भारत के लिए नेल्सन मंडेला हैं, वही कार्ल मार्क्स हैं, और उन्होंने इसको कामयाब बनाया है। मानवर कांशीराम जी के साहित्य को जला दिया गया था, और मैं फिर कहना चाहता हूँ, पहले भी मैं कह चुका कि बहन मायावती ने खड़े होकर जलाया। बहुजन संगठक जो साप्ताहिक पत्रिका वो निकालते थे तो वो पूरे देश में बंटती थी। तो 2003 तक, जब तक उनको ब्रेन स्ट्रोक नहीं पड़ा, 15 सितंबर तक वो छपी और उसके बाद उन्होंने बंद करा दिया। फिर 2005 में उन्होंने खड़े होकर के दिल्ली के कार्यालय में जलवा डाले। फिर एक आदमी को भेजा अहमदाबाद कि वहाँ रखें बंडल, जला दो, वो जला के आए। नागपुर मुख्यालय भेजा गया कि नागपुर में बहुजन नायक और बहुजन संगठक दोनों रखें, तो वो आप जला दीजिए, तो वो जला के आए। एक आदमी ने हमें बताया कि हमें कलकत्ता भेजा, बंगाली में छपता था, तो उसको जला दिया। ये क्या कहता है? ये कहता है कि आरएसएस के निर्देश पर, बल्कि आरएसएस के द्वारा संचालित बहन मायावती ने मानवर कांशीराम जी के लोकतंत्र को कामयाब बनाने वाले विचार को मार डालना चाहा, सामाजिक बदलाव के विचार को मार डालना चाहा। तो मुझे 2008 में इस बात की खबर आरपी मेहरा ने दिया। हमने उसको तय किया कि बहुजन संगठक, जिसको मैं भी बांटता था, माननीय AR अकेला बांटते थे और भी हमारे साथी थे, तो सब जगह से इकट्ठे कर लिए गए और संरक्षित कर लिया गया। फिर उनमें जो मानवर कांशीराम जी के भाषण हैं उसको पुनः किताब के रूप में छपवाया गया। खंड 1, खंड 2, खंड 3, 11 खंड तक छप कर चुके हैं। उनकी जो एकमात्र पुस्तक चमचा युग का पुनः प्रकाशन हिंदी अनुवाद करा के किया जा चुका है, और ऑपरेशन इंडियन जो वो निकालते थे उसको किया गया है। और जहाँ तक उसमें संसाधन की बात थी तो हमने कोई उस पर कंजूसी नहीं बरती और कोई पैसे की कमी नहीं आने दिया, और
पुनः उसका मुद्रण कराया गया है। आज वो इतिहास की वस्तु बन गए हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए मानवर कांशीराम जी के बताए गए नुस्खे वो लोकतंत्र को कामयाब बनाएंगे। इसलिए मैं भयभीत नहीं हूँ, मैं पूरे कॉन्फिडेंस में हूँ कि मेरे आने वाले वंशज इस आंदोलन को और हम खुद इसको पुनर्जीवित करेंगे, कामयाब बनाएंगे मानवर कांशीराम जी की। ये बीच में ये जो अपॉर्चुनिस्ट क्लास है हमारा, और अपॉर्चुनिस्ट है जो वो ब्राह्मणवादी ताकतों के चंगुल में बड़ी जल्दी फंस जाता है। जो खोने को राजी है वो उनके चंगुल में नहीं जाता है, पर जो जीभ लपलपाता रहता है और जिसका बड़ा मकसद नहीं है, ये झूठी है बात कि बहन मायावती भारत की प्रधानमंत्री बनना चाहती है ना। वो तो मुख्यमंत्री पद से एजेंडा खारिज कर दिया उन्होंने मुख्यमंत्री बन का जो दावा था, क्लेम था, उसको विड्रॉल कर लिया उन्होंने। तो इसलिए आज पुनः बड़ा मकसद को निर्धारित करने की ज़रूरत है। हमारे लिए सत्ता प्राप्त करना आर्थिक संसाधन को इकट्ठा करने का सवाल नहीं है। हम बाबा साहब अम्बेडकर और मानवर कांशीराम जी राजनीतिक सत्ता को हाथ पे लेकर इस देश की समाज व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, जो कि नव मूल्यों पर, मानव मूल्यों पर आधारित, इंसानियत के मूल्यों पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को निर्मित करने के लिए हुकूमत ही निर्माण कर सकती है। हुकूमत के बाहर इसको निर्माण नहीं किया जा सकता है, उसके लिए जनमत तैयार किया जा सकता है। तो जनमत को तैयार करने की ज़रूरत, हम उस काम में लगे हैं, कर रहे हैं। हम होंगे कामयाब एक दिन। शिक्षा को तरफ पुनः ध्यान दिलाए जाने की ज़रूरत है, चूँकि शिक्षा का आंदोलन, चूँकि चारों तरफ खतरा है। शिक्षा, आपकी बुनियादी शिक्षा पर हमला बोल दिया है। अमीर का लड़का अपने अलग स्कूल में पढ़ रहा है और गरीब का लड़का अलग स्कूल में पढ़ रहा है। तो अमीर का बच्चा बहुत क्वालिफाई हो रहा है और गरीब का बच्चा वो प्रतियोगिता में बैठ ही नहीं सकता। जब प्रश्न पत्र आता है तो दोनों को एक समान मिलता है। तो हमने कहा कि जब परीक्षा एक समान है तो शिक्षा भी एक समान होनी चाहिए। तो अफसर हो या मजदूर, किसान, सभी की शिक्षा हो एक समान। वन नेशन वन एजुकेशन, ये भारत के संविधान का संकल्प भी है, हमारा संकल्प है। और इसको जन जन तक, इसको जनमत तैयार करने के लिए कि जनमत, जनता चाहे इसको कि नहीं, देश में ये दोहरी शिक्षा समाप्त हो, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। पर इसके लिए एक व्यापक जनमत तैयार करने की ज़रूरत है। मैं आह्वान करता हूँ मानवर कांशीराम जी के आंदोलन पे भरोसा करने वाले लोगों के ऊपर कि आपको उनके तौर तरीक़ों पर लौटना होगा। केवल कुछ लोग नाम लेके काम चलाना चाहते हैं कि बस कांशीराम जी का नाम ले लीजिए, हाँ हाँ, और बिल्कुल धनाढ्यों वाला काम कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं, साइकिल से वो जाना ही नहीं चाहते हैं, और अपनी बहन के बलात्कारी को चुनाव लड़ाने में उनको संकोच नहीं है। वो अपने भाई के हत्यारों को टिकट देने में कोई संकोच नहीं उनको, और कह रहे हैं कांशीराम का मिशन पूरा करेंगे। वो झूठ बोल रहे हैं, फरेब कर रहे हैं। तो हमें फरेब से बचना होगा और कांशीराम जी के दर्शन को अपने पैरों पर खड़े होकर ही हम लागू करें, यही मैं कहना चाहता हूँ। तो सर, जब लास्ट में कांशीराम जी बीमार थे तो उस पर कहा जाता है, हत्या के आरोप भी लगते हैं कि उनकी हत्या हुई, और ये भी कहा जाता है उन्हें कैद करके रखा गया। तो ये क्या कहानी है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं, ये तो पूरे उजागर हो चुका है। कैद करके तो निश्चित रूप से रखा गया, पूरा समाज जान रहा है, देश जान रहा है। हत्या किसने की है ये अभी रहस्य है, ये खोज का विषय है। तो इसको खोजा जाना चाहिए और इस पे भारत सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। और मानवर कांशीराम जी की किसी से दुश्मनी नहीं थी, उनकी दुश्मनी इस देश की समाज व्यवस्था के ठेकेदारों से थी, और जिनका ध्वजवाहक संघ परिवार है। संघ परिवार का प्रतिनिधि है, निर्देशित व्यक्ति है सतीश मिश्रा और बहन मायावती। ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। समाज मिस्टेक कर रहेगा
कि सतीश मिश्रा और मायावती को जब अलग अलग समझेगा। नहीं, दोनों एक ही हैं और एक ही मिशन पे लगे हुए हैं। तो इसलिए हमें बहुत ही सतर्क रह करके मानवर कांशीराम जी की जो मृत्यु है उसके रहस्य से पर्दा उठाए जाने की आवश्यकता है। जब तक कांशीराम जी जीवित थे तब तक उनका जो मूवमेंट था आगे बढ़ता रहा, फिर वो एक साथ पूरा कमज़ोर हो गया, आज बहुत कमज़ोर हो चुका है। तो उसके क्या कारण थे, उस पर थोड़ा नहीं, उसके प्रक्रिया जनित बीमारी का शिकार नहीं हुआ यह आंदोलन जी। यह आंदोलन खलनायकी का शिकार हुआ है। इस आंदोलन को जानबूझ करके अगर षड्यंत्र करके इसके माली नहीं हटाए जाते तो बगीचा चमकता और महकता रहता। माली हटा दिए गए तो पेड़ पे, बगीचे पे, पौधों पर पानी देने वाले नहीं रहे और लकड़हारे लगा दिए गए और लोगों को कहा गया कि ये लकड़हारा नहीं, ये लकड़हारा नहीं है, यही माली है। अब वो बेचारे ना तो हजारा से पानी सींचना जानते हैं और ना ही खुरपी चलाना जानते हैं, वो तो लकड़हारे हैं और कुल्हाड़ा चलाना जानते हैं। उन्होंने हमारे बगीचे को काट डाला है और बहुत दर्द है। मिशनरी और मर्सनरी, ये मानवर कांशीराम जी ने पूरे आंदोलन को मिशनरी स्पिरिट से तैयार किया। मिशनरी स्पिरिट क्या है, जब इस बारे में हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब होता है कि सबसे उत्कृष्ट कार्यकर्ता, सर्वोत्तम कार्यकर्ता वो है जो अपना खाना, अपना कपड़ा पहनने का और अपना किराया भाड़ा समाज से स्वयं निकाल ले, वो सर्वोत्तम कार्यकर्ता है, वही मिशनरी कार्यकर्ता है। तो उन्होंने कहा जिस तरीके से एक पेड़ अपने भोज्य पदार्थ धरती से खींच लेता है, पानी धरती से खींच लेता है, वायुमंडल से हवा, ऑक्सीजन वो खींच लेता है और सूर्य के प्रकाश से प्रकाश खींच लेता है, उसी तरीके से मेरा कार्यकर्ता को अपने समाज से, दुश्मन समाज से नहीं, अपने समाज से, तो अपना किराया, अपना भोजन, अपना कपड़ा समाज से प्राप्त कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा मैं भी यही करता हूँ, मैं भी अपने खाने के लिए भोजन समाज से मांग लेता हूँ। बुद्ध की भी कार्यशैली यही है। इसलिए भिक्षु को उन्होंने भिक्षा पात्र दिया और कहा कि 5 घर ही मांगना, और अगर 5 घरों में तुम्हें कुछ ना मिले तो उस दिन उपवास कर जाना, किसी के यहाँ जम के मत बैठ जाना कि मैं तुम्हारा मेहमान हैं, और ना एक जगह धुनी रमा के बैठ जाना कि नहीं ये मेरा आश्रम है, बहुत बढ़िया आश्रम है मेरा। तो मानवर कांशीराम जी ने इसको कहेंगे मिशनरी स्पिरिट, स्वयं स्फूर्ति, एक बड़े मकसद के लिए काम करना है, किसी को निर्देशित ना करना पड़े। उस पूरी मिशनरी भावना को बदल दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, मर्सनरी बना दिया गया। मर्सनरी क्या है कि किराए पर काम करना, भाड़े पर काम करना, भाड़े के टट्टू बन गए वो। भाड़े के टट्टू, उसका नाम होता है गधा। तो जो मिशनरी होता है लीडर होता है, मिशनरी लीड करता है, हक बात किसी से नहीं डरता है एक मिशनरी कार्यकर्ता, क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़ा है। तो वो हमेशा समाज के हित के बारे में सोचेगा, क्योंकि उसका दाना पानी समाज दे रहा है, उसका दाना पानी कोई लॉर्ड नहीं दे रहा है, कोई मालिक नहीं दे रहा है। तो वो अपने समाज के प्रति वफादार रहेगा जो उसको दाना पानी दे रहा है। पर एक जो मर्सनरी कार्यकर्ता है तो वो मालिक से लेता है, और भाड़े का टट्टू होता है, भाड़े का टट्टू माने गधा होता है, तो गधे के तरीके से। तो ये कार्य आंदोलन के गिर जाने का, रसातल में चले जाने का एक बड़ा कारण है कि मिशनरी स्पिरिट को जानबूझ करके, योजना बना करके बदल दिया गया, मर्सनरी बना दिया गया। बहुत सारे लोग हैं जो मैं कहूँगा कि बुद्धि से वो पूरा विश्लेषण नहीं करते हैं, दिवालिया हैं। वो कहते हैं ये प्रक्रिया जनित बीमारी का शिकार हो गया, और वो ऐसा समाज को एक और खतरा है कि आपका समाज और ब्राह्मणवाद चाहता है कि ये समाज
राजनीति, लोकतंत्र और नेता से नफरत करने लगे, ताकि यही चेंजिंग पॉइंट है, यही, बाकी और परिवर्तन का क्या साधन है आपके पास। तो इससे ही वो अलग कर देना चाहता है। और ये हमारे मूर्ख बौद्धिक दिवालिये लोग भी कहते हैं कि नहीं, वो तो राजनीति बहुत अच्छी चीज़, गंदी चीज़ है। नहीं, राजनीति केवल विधायक बनने के लिए नहीं की जानी चाहिए, राजनीति केवल सांसद बनने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति इस देश की समाज व्यवस्था को बदलने के लिए की जानी चाहिए। ऐसी राजनीति सर्वोत्तम है और मैं उसका स्वागत करूंगा। तो सर, भविष्य जो युवा है या देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनसे को मैसेज देना चाहूँगा कि सारे रास्ते आपके बंद हो चुके हैं। सिर्फ मानवर कांशीराम जी के पे बैक टू सोसाइटी और अपने पैरों पर खड़े होकर छोटे साधनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करके ही इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं। कोई और रास्ता आपके पास नहीं है, सारे रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। हाँ, भाजपा में जाइए, विधायक बन जाइए, आप चमचा रहेंगे, उनके गुलाम रहेंगे, आपके मुंह में पट्टी बंधी रहेगी। और आप सपा समाजवादी पार्टी में जाइए, विधायक बन सकते हैं आप, पर आप सामाजिक बदलाव की आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते। आप कांग्रेस पार्टी में जाइए, आप गुलाम के गुलाम ही रहेंगे। दूसरी और भी पार्टियां हैं, कुछ नई उदीयमान पार्टियां आ रही हैं जो बड़ा बाबा साहब अम्बेडकर का ढिंढोरा पीट रही हैं, पर वो जब हनुमान के मंदिर में जाते हैं तो हनुमान जी का भी ढिंढोरा पीटते हैं। पर जब उनसे कहा जाता है कि भाई अयोध्या में और काशी विश्वनाथ में ये बुद्ध की मूर्ति मिली है, तो चुप साध जाता है। तो ऐसे लोगों से सावधान भी रहने की ज़रूरत है। कोई पार्टी मजबूत नहीं है इस देश में, जिधर दलित और पिछड़ा आदिवासी खड़ा हो जाए वही पार्टी मजबूत है। तो हमें अपने पैरों पर खड़े होकर इस देश में अपने मकसद की पूर्ति के लिए, वो मकसद है इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना, उसकी पूर्ति के लिए इस देश का शासक बनने की तैयारी करना है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ दद्दू प्रसाद जी, जिन्होंने मान्यवर कांशीराम जी के जीवन के बारे में, उनकी यात्रा के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में पूरा बताया और किस तरह से बहुजन मूवमेंट खड़ा हुआ वो भी बताया। और सर का कहना है कि अब जो ओबीसी, एससी, एसटी या जो दलित पिछड़ा समाज है, उसे अपना हुक्मरान बनना होगा और खुद तभी वह अपने मुद्दे हल कर सकता है। क्योंकि जो भी पार्टियां हैं, सर का कहना है कि वो आपको गुलाम बनाएंगी, आपको अधिकार नहीं देंगी। तो सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जय भीम। जय भीम।